क्या कैमरा चालू है? चलो शुरू करें। सिल्वी को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी लाइमलाइट फिर से चोरी हो गई थी। दिशा भी हैरान थी। उसे लगा कि शगुन की खबर सबसे पहले उसी ने लीक की थी, शायद इसलिए लोग उसका इंटरव्यू लेने आए थे। दिशा ने सिल्वी के सामने खड़े होकर खुद को ठीक किया और इंटरव्यू शुरू करने को कहा। रिपोर्टर ने सिर हिलाया और पूछा, ठीक है दिशा मैम, आइए पहले 2 सवालों से शुरुआत करें। पहला, आपने मिस बेदी की तस्वीरें लेने के लिए मीडिया को जानकारी और रिश्वत क्यों दी? और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आप एक औरत होकर अपनी बेटी के बराबर की लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? ये क्या बकवास है? दिशा हैरान रह गई। ये सवाल तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। पर दिशा ने अपने चेहरे पर एक शिकन भी नहीं आने दी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं तो समझ भी नहीं पा रही हूँ कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। दिशा भले ही दिखावा कर रही हो, पर वो सिल्वी की आंखों से बच नहीं सकती थी। सिल्वी उसे देखकर अपना होश खो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी अपनी बहन उसकी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी बहन ने दुनिया के सामने उसकी बेटी की न्यूड पिक्चर्स पब्लिश करने के लिए पैसे दिए। एक पल में पूरे कमरे का माहौल टेंस्ड हो गया। सिल्वी के हाथ कांप रहे थे और उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या उसने जो कहा वो सच है? रिपोर्टर ने मुस्कुराते हुए समझाया, बेशक ये सच है मैम, हमारे पास इसके सबूत भी हैं। जिस शख्स को दिशा मैडम ने फोटो लेने के लिए पैसे दिए थे और लोकेशन बताई थी, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दिशा ने मन ही मन सोचा, ये क्या चल रहा है? क्या ये लोग इस तरह से इंटरव्यू लेते हैं? क्या ये मजाक चल रहा है? दरअसल दिशा आयरलैंड मीडिया में काफी लोगों को जानती थी। यही कारण था कि वो शगुन के लिए कुछ पत्रकारों को तैयार करने में कामयाब रही थी। सबसे पहले सिल्वी ने रिएक्ट किया। क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? इससे पहले कि सिल्वी कुछ और कह पाती, पारस गुस्से में खड़ा हो गया था। पारस बाप के तौर पर अपनी बेटी के लिए खड़ा हो गया था। दिशा अभी भी सदमे में थी। हालांकि जब उसने पारस को खड़े हुए देखा तो हंसते हुए मन ही मन कहा, पारस, तुम कौन हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझ पर चिल्लाने के लायक भी हो? तुम सिर्फ एक कायर हो जो बाफना फैमिली के भरोसे जिंदा हो। दिशा समझ चुकी थी कि ये मीडिया ध्रुव के कहने पर आई है, इसलिए उसने कैमरे के सामने ड्रामा करते हुए पारस से कहा, आपकी बेटी ने इतना बेशर्मी भरा काम किया है और फिर भी आप अपनी लड़की को समझाने की बजाय मुझे गलत मानते हैं। आप दोनों ने बेदी फैमिली को शर्मिंदा किया है। मुझे नहीं पता कि आप दोनों ने अपनी बेटी को क्या सिखाया है। बेदी फैमिली के मेंबर होने के कारण मुझे शर्म आती है। पारस को विश्वास नहीं हो पा रहा था। दिशा की बातें सुनकर उसका शरीर गुस्से से कांप रहा था। दिशा ने गलत किया था। उसने किसी को खबर का खुलासा करने के लिए पैसे दिए और दिशा ने ही आज बेदी फैमिली को इस हालत में पहुंचा दिया। हालांकि वो अभी भी ऐसे व्यवहार कर रही थी जैसे उसने कुछ भी नहीं किया है। वो अब भी इतनी अकड़ से कैसे बात कर सकती थी? पारस ने गुस्से से कहा, मुझे तुमसे सिर्फ ये पूछना है दिशा कि तुमने रिपोर्टर से इसके बारे में रिपोर्ट करने को क्यों कहा? तुम्हें क्या मिला मेरी बेटी को बदनाम करके? पर दिशा को मानो कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। क्यों? क्या आप मुझे जान से मारना चाहते हैं? वाह, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। दिशा ने पारस के सवाल को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। वो कुछ और ही बात करने लग गई। अब उसे कैमरे की भी परवाह नहीं थी। सही कहें तो दिशा अब अपने असली रूप में आ रही थी। क्या तुमको लगता है कि अग्रवाल फैमिली तुमको सपोर्ट नहीं कर रही होती तो तुम आज सीधे खड़े भी हो पाते? और ऐसा इसीलिए हो पाया क्योंकि मैं यहाँ हूँ। मैं ही हूँ जिसने एक रिपोर्टर को शगुन का पीछा करने को कहा था। इसमें गलत क्या है? तुम्हारी बेटी बाहर जाकर अपने कपड़े उतार रही है तो मैं जनता को क्यों नहीं बता सकती? उन्हें भी तो देखने दो। उसे ये सब पसंद है तो मैं सबको ये दिखाऊंगी। लोगों को पता तो चले तुम्हारी लड़की किस तरह की है, क्योंकि तुम्हारी पत्नी को लोगों का ध्यान खींचना पसंद है। तो मुझे लगा कि मैं भी मदद कर दूं। तुम लोग चाहो तो पूरी दुनिया के सामने इसका अनाउंसमेंट कर सकते हो। पारस गुस्से में गहरी गहरी सांस ले रहा था। वो दिशा के मुंह से कुछ भी सुन सकता था पर अपनी बेटी के लिए एक शब्द भी नहीं सुन सकता था। पारस से रहा नहीं गया और उसने बाएं हाथ से दिशा के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ की आवाज पूरे घर में गूंजी। दिशा को जैसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। पारस ने अपनी सारी ताकत थप्पड़ में लगा दी थी। थप्पड़ लगने से दिशा जमीन पर गिर पड़ी, यहाँ तक कि उसका एक और दांत टूट कर गिर गया। पर वो अभी भी हंस रही थी। दीपा ने जब अपनी माँ को पिटता देखा तो नागिन की तरह फुफकारते हुए बोली, पारस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को मारने की? उसने सीधे पारस को उसके नाम से बुलाया था। दीपा अब अपनी माँ की तरह ही गुस्से से आग बबूला लग रही थी। इस समय दिशा धीरे धीरे जमीन से उठकर खड़ी हुई थी, लेकिन उसने फिर भी जानबूझकर अपना एटीट्यूड बनाए रखा। फिर उसने सबसे पहले प्रतीक से कहा, प्रतीक, मुझे दुख है कि आपको ये सब देखना पड़ रहा है। आप प्लीज वापस जाइए। ये बेदी फैमिली का अपना इंटरनल मामला है। प्रतीक कैसे जाने को तैयार हो सकता था? शगुन उसके सामने खड़ी थी, पर दिशा आगे बोलती चली गई। प्रतीक, आप बेदी फैमिली के बारे में ज्यादा नहीं जानते होंगे।
लेकिन मैं आपको विश्वास दिला सकती हूँ कि मैं इन लोगों की तरह नहीं हूँ। सच कहूँ तो मैं पहले से ही जानती थी कि शगुन एक कैरेक्टरलेस लड़की है। इतना ही नहीं, वो अक्सर क्लब में जाती थी और उसकी पर्सनल लाइफ में और भी बहुत कुछ है। वो सीक्रेटली कई लड़कों के साथ डेटिंग भी करती है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरी लड़की ने उसे एक बार गैंगस्टर लोगों के एक ग्रुप के साथ पकड़ा था। क्या बकवास है। ध्रुव जो उनके बगल में था ये सब सुनकर हैरान रह गया था। वो हमेशा सोचता था कि किसी शख्स की बेशर्मी की भी कोई तो लिमिट होगी, पर दिशा ने तो सारी लिमिट क्रॉस कर दी थी। शगुन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी आंटी उसके बारे में ऐसी बातें कहेंगी। वो इतने शौक में थी कि रो पड़ी। वो रोते हुए बोली, आंटी, ये आप क्या बोल रही हो? क्यों कर रही हो ऐसा? मेरी जिंदगी में ध्रुव के अलावा और कोई नहीं है। ये सुनकर दिशा हंस पड़ी। उसे थप्पड़ मारे गए थे, लेकिन अभी भी वो इतनी निर्दयी थी। मैं जानती हूँ तुझे बेटा, अगर ये वीडियो सामने ना आता तो तुम इसे भी ना मानती। इसीलिए तुम मेरे सामने ये ड्रामा मत करना, ठीक है? इतना कहकर वो सीधे कैमरे के सामने खड़ी होते हुए बोली, चलो उसका एक अच्छा शॉट लो, सभी को ये देखने दो। लोग खुद ही फैसला लेंगे कि मैं सच कह रही हूँ या झूठ। मैं बताती हूँ शगुन ने वो सब किया है। एक बार ये मामला मीडिया के सामने आ गया तो बहुत बुरा होगा। शगुन ने क्या कहा इसकी कोई परवाह नहीं करेगा, पर अगर दिशा के मुंह से ये बात जनता के सामने आई तो इस कहानी के अनगिनत वर्जन्स बनकर तैयार हो जाएंगे। दिशा ने अपनी बात खत्म करने के बाद ध्रुव को छेड़ते हुए कहा, तुम मेरे साथ खेलना चाहते थे, है हिम्मत? आओ खेलो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जीत जाओगे? इसमें एक्सपीरियंस मायने रखता है। दिशा के बाल बिखरे हुए थे, सारा मेकअप खराब हो गया था। ध्रुव और पारस के थप्पड़ खाने के बाद उसका मुंह भी सूज गया था। उसके मुंह से खून बह रहा था, जिससे होठ के अंदर सब कुछ काफी लाल हो गया था। इसके अलावा उसके 2 दांत भी टूटे हुए थे। वो एकदम डायन लग रही थी। दिशा, अपना मुंह बंद करो। पारस दहाड़ उठा, पर दिशा नहीं रुकी। पारस, तुम मुझसे इस तरह बात भी कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारे बड़े भाई की पत्नी हूँ। इसके अलावा अगर तुम प्रोफेशनल बनना चाहते हो, सबसे पहले अपनी बेटी को सिखाओ। तुम्हारी पत्नी ने मुझे बताया है कि तुम कितने नकारे, आवारा और बेकार इंसान हो। दिशा की बात खत्म होने के बाद वो सिल्वी की ओर देखने के लिए मुड़ी और बोली, सिल्वी, क्या मैं सही कह रही हूँ? सिल्वी हैरान थी। ये सच था कि ये सब बातें सिल्वी ने ही कही थी। शायद इसीलिए बड़े लोग कह गए हैं कि घर की बातें बाहर मत बताओ। सिल्वी जानती थी कि उसकी बड़ी बहन से निपटना आसान नहीं है, फिर भी उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी बहन इतना नीचे गिर जाएगी। सिल्वी ने एक पल के लिए सोचा और धीरे से सिर हिलाया। हाँ दिशा, ये मैंने कहा है, लेकिन प्लीज दिशा, मेरी बेटी को बदनाम मत करो। ये खबर मत फैलाओ प्लीज, नहीं तो मेरी बेटी की बर्बादी हो जाएगी। सिल्वी को इतना मजबूर देखकर शगुन हैरान थी। दिशा सच में बहुत खतरनाक औरत थी। सब जानते थे कि दिशा झूठ बोल रही है, पर उसने सिल्वी को झुका दिया था। यहाँ तक कि रिपोर्टर भी सिल्वी को इतना मजबूर देखकर हैरान थे। दिशा ने बैकअप के लिए कॉल ही नहीं किया। उसने कुछ शब्दों से ही सारी बाजी पलट दी थी। वो रिपोर्टर विराट का दाहिना हाथ था और इस समय उसे ध्रुव को लेकर डर लग रहा था। प्रोपेगेंडा न्यूज के महारथी भी दिशा के सामने कुछ नहीं थे। रिपोर्टर जानता था कि सिल्वी या ध्रुव कितनी भी कोशिश कर लें, दिशा उनको इतना बड़ा नुकसान पहुंचाने वाली थी जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। पर रिपोर्टर को शायद पता नहीं था कि सामने ध्रुव खड़ा था। वो ऐसा इंसान नहीं था जिसकी तुलना आम लोगों से की जाए। दिशा भले ही अभी बढ़त बना चुकी हो, पर अभी ध्रुव ने शुरू ही नहीं किया था। अभी तो ध्रुव सबको दिशा का असली रूप दिखा रहा था। वहीं सिल्वी दिशा से रहम की भीख मांग रही थी। दिशा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ। शगुन कितनी भी कैरेक्टरलेस हो, पर है तो मेरी भतीजी ही ना। और मैं बेदी फैमिली की रेपुटेशन पर आंच नहीं आने दूंगी। मुझे उसकी परवाह है। ये मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। इस मामले को दुनिया के सामने नहीं लाऊंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जिन लोगों ने मुझे थप्पड़ मारा है वो मेरे सामने घुटने टेककर मुझसे माफी मांगे। वो कैमरा के सामने मुझसे माफी मांगे। उसकी डिमांड सुनकर सिल्वी एक बार फिर हैरान रह गई। शगुन और भी ज्यादा हैरान थी। दिशा ने जिस तरह से ये बात कही थी, ऐसा लग रहा था जैसे शगुन सच में उतनी ही बुरी थी जितना दिशा कह रही थी, लेकिन सब कुछ था प्लेन झूठ। सिल्वी एक पल भी नहीं झिझकी। उसने मुड़कर पारस की ओर देखकर कहा, तुम्हें पता है ना क्या करना है? पारस इस समय गुस्से से कांप रहा था और इस समय सिल्वी अपने पेशेंस की लिमिट तक पहुंच गई थी। सिल्वी, तुम क्यों? पारस कुछ कहने जा रहा था, पर सिल्वी ने गुस्से में कहा, क्या तुम अपनी बेटी के लिए भी ये करने को तैयार नहीं हो? इतना कहकर सिल्वी ध्रुव की तरफ मुड़कर बोली, और तुम अगर चाहते हो कि बेदी फैमिली तुम्हारा एहसान माने, तो तुमको पता होना चाहिए कि अब क्या करना है।
सिल्वी ने ध्रुव की ओर देखकर कहा। उसकी आवाज भले ही सख्त थी, पर वो ध्रुव के आगे गिड़गिड़ा रही थी। ध्रुव कुछ देर तक सिल्वी को देखता रहा। उसे हैरानी हो रही थी कि सिल्वी इतनी बेशर्म और मूर्ख दिशा से क्यों डर रही है, लेकिन ध्रुव कुछ नहीं बोला। सिल्वी एक माँ थी जो अपनी बच्ची को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। दिशा की चाल बहुत शातिर थी, लेकिन ध्रुव को ये सब बचकाना सा लग रहा था। ध्रुव को लग रहा था कि दिशा मौत को दावत दे रही है, क्योंकि उसने शगुन की बेइज्जती की थी और उसे बदनाम करने की कोशिश की थी। पर पारस अलग था। वो अपनी बेटी की इज्जत की खातिर कुछ भी कर सकता था। जैसे ही पारस अपने पैर मोड़ने वाला था, सिल्वी ने शगुन से कहकर ध्रुव पर दबाव डाला। देखा, जिस आदमी को तुम पसंद करती हो वो कितना बेकार इंसान है। पापा मत करो। शगुन दौड़कर पापा को रोकना चाहती थी, पर उसके पापा ने दिशा के सामने घुटने टेक दिए। तो इसका मतलब ये होगा कि वो लोग मानते थे कि शगुन सच में कैरेक्टरलेस थी। इससे पहले कि शगुन अपना हाथ बढ़ाती, पारस को ध्रुव ने एक तरफ खींच लिया था। ध्रुव ने पारस के कान में धीरे से कहा, मिस्टर बेदी, डोंट वरी, मैं निपट रहा हूँ ना इससे। पारस ने पीछे मुड़कर देखा तो लगा कि घर के बाहर कुछ गड़बड़ थी। दरवाजे पर जगह जगह लग्जरी गाड़ियां खड़ी हुई थी। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लोग बाहर खड़े थे। कॉन्फ्रेंस अभी तक शुरू नहीं हो पाई थी, पर वो लोग बेदी फैमिली के घर के बाहर क्यों आए थे? इसके अलावा उनके पास रेशम के कपड़े से बने बैनर भी थे। पारस खुश नहीं लग रहा था। वो जानता था कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लोग इस समय बेदी फैमिली के घर आएंगे तो और भी बुरा होगा। इस समय उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। क्या दिशा ने उन्हें बुलाया है? पारस ने इसके बारे में सोचा तो उसे लगा ये नामुमकिन था। अगर दिशा इतनी ही केपेबल होती तो वो अपनी बेटी की शादी नायर फैमिली में करने के लिए इतनी मेहनत नहीं करती। इसके अलावा अगर कोई एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लोगों को यहाँ बुला सकता था तो वो था ध्रुव। ये सोचकर पारस ने फिर से ध्रुव की ओर देखा। ध्रुव इतना शांत दिख रहा था मानो सब कुछ उसके कंट्रोल में हो। दूसरी ओर दिशा ने तुरंत रिएक्ट किया। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उन लोगों को किसने बुलाया है। उसे बस इतना पता था कि ये एक अच्छा मौका था। इनको इम्प्रेस करके मदद ली जा सकती थी। इसलिए उसने ताना मारते हुए पारस से कहा, पारस, तुमने अभी तक घुटने क्यों नहीं टेके? क्या तुम एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन के मेंबर्स के आने का इंतजार कर रहे हो? उन्हें तुम बताओगे या मैं बताऊं कि तुम लोगों ने मुझे अपने घर बुलाकर मुझ पर हाथ चलाया? पारस हार मानना चाहता था, लेकिन ध्रुव ने उसे पकड़ रखा था। ध्रुव बहुत एरोगेंट था। उसने पारस को कोई मौका ही नहीं दिया। थोड़ी देर में वो लोग आकर सीधे शगुन की तरफ चल दिए। उनमें से एक ने कंफर्म किया कि वो शगुन ही है। उसने फिर दो लड़कियों को इशारा किया। दो लड़कियां आगे आकर शगुन के चेहरे का मेकअप करने लगी। उस शख्स ने एक बॉक्स निकाला और शगुन को दे दिया। ये क्या है? शगुन बेदी ने उसे खोला तो देखा कि बॉक्स में लड़कियों को सर पर पहनाए जाने वाला मुकुट था, जिसे टियारा कहते थे। वो टियारा शगुन के सिर पर पहनाया गया और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के मेंबर्स ने शगुन को एक रेशमी बैनर देते हुए कहा, मिस बेदी, 3 दिन पहले हमारी कमेटी ने फैसला लिया है। बेदी फैमिली में सभी लोग कंफ्यूज थे, यहाँ तक कि प्रतीक भी हैरान था। कैसा फैसला? हमने इस साल होने वाली इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस के एम्बेसडर का ताज आपको पहनाने का फैसला किया है। आई एम सॉरी, काम के बोझ के कारण हमने इस मैटर को ठीक से नहीं संभाला। हम देरी के लिए माफी मांगते हैं। इसमें देरी नहीं की जा सकती थी। हमने पहले ही इसकी रिपोर्ट अपने सभी मेंबर कंट्रीज और ऑर्गेनाइजर्स को दे दी है। दिशा उस समय शगुन बेदी के सामने खड़ी थी। जब उसने ये सुना तो उसे शगुन से जलन हो रही थी। वो गुस्से में पागल हो रही थी। जब ब्यूटीफुल विमेन वाली बात आती है तो सारी अपॉर्चुनिटीज उसे क्यों मिल जाती थी? दिशा हैरान थी कि उसकी बेटी दीपा के साथ इतना अच्छा क्यों नहीं होता। हाँ, शगुन हैरानी से रो पड़ी और उसकी आंखों में हैरानी की चमक थी। इसके बाद भी वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। दिशा शगुन बेदी के पास गई और उसने शगुन के हाथों से वो सर्टिफिकेट छीन लिया। वो गुस्से से जल रही थी। सर्टिफिकेट पर लगी मोहर नकली नहीं हो सकती। सर्टिफिकेट पर शगुन बेदी का नाम साफ तौर पर लिखा हुआ था, जिससे उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस के लोगों ने शगुन को न केवल अपना इमेज एम्बेसडर बनाया था, बल्कि शगुन ये खिताब पाने वाली पहली लड़की थी। शगुन बेदी इस खिताब के लिए सबसे परफेक्ट थी। वो खूबसूरत थी और हर मायने में इस पद के लायक थी। लोगों को शायद पता न हो, पर ध्रुव की वजह से ही शगुन को ये सर्टिफिकेट मिला था। दिशा ने सर्टिफिकेट पर नजर डालने के बाद उसे झिड़कते हुए जमीन पर फेंक दिया। वो यही नहीं रुकी, उसने चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम लोग अंधे हो? क्या तुम लोगों को पता नहीं कि शगुन किस तरह की लड़की है? अपनी आंखें खोलो। तुम लोग कैसी लड़कियों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी ब्रांड एम्बेसडर का डायमंड हार्बर स्कैंडल सबने देखा है? इसके बाद दिशा ने अपनी टोन नीचे करते हुए कहा, मैं आप लोगों को इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस की इमेज ठीक करने की सलाह देती हूँ। मेरी बेटी दीपा उस शगुन से लाख गुना बेहतर है। दिशा सिर्फ अपनी बेटी को प्रमोट करना चाहती थी। अगर उसकी बेटी दीपा इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस की इमेज एम्बेसडर बन जाती तो इसका फायदा उसे भी मिलता। हालांकि दिशा को इसकी उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही उसने सर्टिफिकेट फेंका,
सर्टिफिकेट देने वाले शख्स के पीछे खड़े लोग तुरंत हरकत में आ गए। एक आदमी ने सीधे आकर उसे हथकड़ी लगा दी। हथकड़ी देखकर निशा हैरान थी। वो दहाड़ते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हो? उसके सामने खड़े शख्स ने हंसते हुए कहा, आपको इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस के एम्बेसडर की इंसल्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। दिशा को उनसे ये उम्मीद नहीं थी। इससे भी अजीब बात ये थी कि उन्होंने कोई झूठा आरोप नहीं लगाया था। दिशा इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली थी। मैंने उसकी क्या इंसल्ट की है? जिस पर उस शख्स ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने न केवल सर्टिफिकेट को बर्बाद किया, बल्कि इससे पहले आपने किसी को रिश्वत देकर मिस बेदी का वीडियो लेने और उसे पब्लिश करने के लिए भी कहा था। इससे भी ज्यादा आपने जो कुछ भी कहा था उसे हम पहले ही सुन चुके हैं। सर्टिफिकेट जारी करने वाले शख्स ने सख्ती से कहा। दिशा हक्की बक्की खड़ी थी और उसके हाथ में हथकड़ी लगी थी। उसने अपने बचाव में कहा, क्या आप कह रहे हैं कि मैं उसे बदनाम करने की कोशिश कर रही हूँ? मुझे लगता है कि आप नहीं जानते कि वो कितनी बदचलन और फुहड़ लड़की है। उसकी बातें सुनकर ध्रुव के तन बदन में आग लग रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है। शगुन की आंटी शगुन को न केवल गिराना चाहती थी, बल्कि वो शगुन को बर्बाद कर देना चाहती थी। सर्टिफिकेट जारी करने वाले शख्स ने गुस्से में कहा, आप जो कह रही हैं उसे साबित भी करना होगा। पर अभी भी दिशा को कोई डर नहीं था। उसने गुस्से में फुफकारते हुए कहा, हाँ, क्या वो वीडियो प्रूफ काफी नहीं है? क्या आप श्योर हैं कि शगुन एम्बेसडर बनने के लिए सही है? क्या आपने इंटरनेट पर उसके फोटोज और वीडियो नहीं देखे? ध्रुव पास में खड़ा ये सब सुन रहा था। ध्रुव दिशा का मुंह तोड़ देना चाहता था। वहीं जो शख्स दिशा से बात कर रहा था, उसने मुस्कुराते हुए कहा, आपने जो भी कहा वो सबूत नहीं है। सबसे पहले आपने किसी और का वीडियो गलत तरीके से बिना उसकी परमिशन के अपलोड किया है। इसके अलावा हम नहीं जानते कि ये वीडियो में मिस बेदी हैं या नहीं। भले ही ये वो ही हैं, तब भी ये उनकी पर्सनल लाइफ है। आपको या किसी को भी उसमें इंटरफेयर करने का कोई राइट नहीं है। जहाँ तक हम जानते हैं, मिस बेदी का केवल एक बॉयफ्रेंड है और एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की इमेज एम्बेसडर के तौर पर हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भले ही उनका रिश्ता टूट गया हो या तलाक हो गया हो, हमें इसकी सीक्रेसी बनाए रखनी होगी। ये सुनकर शगुन बेदी को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने ध्रुव की ओर देखा। वो मुस्कुरा रहा था। एक एम्बेसडर के लिए ऐसा नियम कैसे हो सकता है? हालांकि इसके बाद भी दिशा खुश थी कि प्रतीक ने ये सारी बातें सुन ली थी। अब कम से कम शगुन और प्रतीक का रिश्ता तो नहीं हो सकता था। वहीं प्रतीक इसलिए खुश था कि अगर शगुन एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की इमेज एम्बेसडर बन जाती है तो इसका फायदा उसे भी होगा। ये तो बहुत बढ़िया खबर है, प्रतीक ने मन ही मन कहा। प्रतीक को ये समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रवाल फैमिली को इतनी इज्जत क्यों दे रहा था। प्रतीक को लग रहा था कि अग्रवाल फैमिली सच में कमाल की फैमिली थी। इसके अलावा प्रतीक को ये भी लग रहा था कि अपनी पोजीशन को बनाए रखने के लिए उसे शगुन को हर हाल में सपोर्ट करना होगा। ये सोचकर उसने दिशा की बात का अपोज करने के लिए कहा, सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इशारा मिलने पर प्रतीक ने कहना शुरू किया, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि मैं मिस बेदी को काफी समय से जानता हूँ। वीडियो में जो लड़की दिखाई दे रही है वो असल में शगुन नहीं है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई इमेजेस हैं। मैंने पहले ही कुछ लोगों को इसकी जांच करने के लिए कहा था और एक्सपर्ट ने बताया कि ये फेक है। इसके अलावा शगुन ऐसी लड़की नहीं है जो ओपन स्पेस में ऐसा करे। प्रतीक ने जानबूझकर दिशा को निशाना बनाया था। फिर उसने आगे कहा, जो लोग ऐसी अफवाहें फैलाते हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। किसी ने इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस के समय जानबूझकर मिस बेदी को डिफेम करने की साजिश रची है, उसे सजा मिलनी ही चाहिए। सर्टिफिकेट जारी करने वाले शख्स ने सिर हिलाते हुए प्रतीक की तारीफ करते हुए कहा, मिस्टर कपूर, आप काफी समझदार इंसान हैं। इस मामले को हम भी सीरियसली ले रहे हैं। इतना कहते ही उसने अपने लोगों को इशारा किया। दिशा गुस्से में चीख रही थी, मुझे अरेस्ट करोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? उस आदमी ने इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। उसके साथ आए लोगों में कुछ लड़कियां भी थी। सभी दिशा को घसीटते हुए पुलिस की गाड़ी तक ले गए। पूरे रास्ते में दिशा का पैर फर्श पर खरोच खाकर जख्मी हो गया था। उन्होंने दिशा पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई और थोड़ी देर में वो पुलिस स्टेशन में थी। जल्द ही इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लोगों ने अपने स्पेशल राइट्स का इस्तेमाल करते हुए दिशा को सीधे जेल पहुंचा दिया। जब तक दिशा को नहीं ले जाया गया तब तक सिल्वी को होश ही नहीं आया था। अब उसके जाने के बाद सिल्वी ने गहरी सांस ली। फिर उसने शगुन का हाथ पकड़कर कहा, शगुन, मुझे खुशी है कि तुमने मुझे बेइज्जत होने से बचा लिया। शगुन थोड़ी देर चुप रही, फिर सिर हिलाते हुए बोली, मुझे नहीं पता कि मैं एम्बेसडर क्यों और कैसे बन गई। इस तरह के फैसले तो वोटिंग के जरिए होते हैं। शगुन जब ये सोच रही थी, प्रतीक आगे बढ़ा। प्रतीक मुस्कुराते हुए बोला, शगुन, तुम्हें खुद पर भरोसा करना चाहिए। शगुन ने प्रतीक की तरफ देखा। उसके सर पर ब्रांड एम्बेसडर का टियारा चमक रहा था। वो सच में बहुत सुंदर लग रही थी। बेदी फैमिली के घर में सभी लोग जा चुके थे, केवल ध्रुव और प्रतीक ही रह गए थे। कल रात विराट ने ध्रुव की मदद की थी, पर अब प्रतीक ध्रुव को दिखाना चाहता था कि वो कितना पावरफुल है।
इस काम में सिल्वी बगैर कहे उसकी मदद करने को तैयार थी। प्रतीक ने थोड़ा मुंह बनाते हुए कहा, आंटी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर थे। प्रतीक का दामाद की तरह स्वागत किया जा रहा था और ध्रुव को किसी भिखारी की तरह ट्रीट किया जा रहा था। एक बार सिल्वी के पति पारस ने ध्रुव को खाना खाने के लिए केवल पूछा ही था, पर सिल्वी ने उसे भी अपनी गुस्से से लाल आंखें दिखाकर चुप करा दिया। इसलिए ध्रुव डाइनिंग टेबल से दूर अकेला बैठा उन सभी की बातें सुन रहा था। उसे ये देखकर हैरानी हो रही थी कि ध्रुव ने जो कुछ भी शगुन के लिए किया था, प्रतीक बेशर्मों की तरह उसका क्रेडिट ले रहा था। जैसे कि शगुन की न्यूज को प्रतीक ने बंद करवाया था। शगुन को इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस का एम्बेसडर प्रतीक ने ही बनवाया था। इसके बाद भी प्रतीक का दिल नहीं भरा, तो अब उसने एक नई रिक्वेस्ट भी सिल्वी के सामने रख दी। सिल्वी ने तुरंत मुस्कुराकर पूछा, हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या रिक्वेस्ट है? प्रतीक ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, ऐसी कोई खास रिक्वेस्ट नहीं है। मैं बस खाना खाते समय अपने आसपास कचरे का एक टुकड़ा भी देखना पसंद नहीं करता। अगर कचरा मेरे आसपास होता है तो मैं खाना भी नहीं खा पाता। साफ था कि वो फिर से ध्रुव को निशाना बना रहा था। शगुन ने फिर अपना सिर घुमाया और ध्रुव को देखा। ध्रुव बिल्कुल बेफिक्र लग रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझ गया, मिस्टर कपूर मुझे निशाना बना रहे हैं, पर अफसोस आज इनके पास यहाँ खाना खाने का समय नहीं है। जब सिल्वी ने ये सुना तो हंसी के साथ ताना मारते हुए कहा, तुम्हें निशाना बना रहे हैं? तुम खुद को समझते क्या हो? क्या किसी को तुम पर निशाना साधने की जरूरत है? तभी अचानक प्रतीक का फोन बजने लगा। उसने फोन बाहर निकाला। साफ लग रहा था कि कॉल किसी इम्पोर्टेंट शख्स की थी। कॉल को देखकर प्रतीक ने ध्रुव की तरफ देखा। ध्रुव मुस्कुरा दिया। ध्रुव ने मन ही मन कहा, मिस्टर कपूर, मैं तुमको बताता हूँ मैं कौन हूँ। ध्रुव की नजर में पूरी कपूर फैमिली भी कुछ नहीं थी। प्रतीक सभी से एक्सक्यूज लेता हुआ कॉल रिसीव करने दूसरे कमरे में चला गया। प्रतीक के जाने के बाद सिल्वी शगुन के पास आ गई। उसे देखकर लग रहा था कि वो अपनी बेटी से अकेले में कुछ सीरियस बातें करना चाहती थी। उसने कहा, मेरी बच्ची, तुम्हें क्या हो गया है? मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम कपूर फैमिली में शादी करो। मुझे लगता है कि तुमको पता होगा कि मकाओ में कपूर फैमिली कितनी पावरफुल है। खैर, तुम्हें वो पसंद नहीं है तो क्या किया जा सकता है। भले ही तुम प्रतीक से शादी नहीं करना चाहती, कोई बात नहीं, पर कम से कम किसी अच्छे लड़के से तो शादी करो। एक बार उस ध्रुव को देखो। उसके पास न पैसा है, न पावर है, और ना ही उसका कैरेक्टर ही साफ है। अगर तुम मेरी समझदार बेटी हो तो वही करो जो तुम्हारे और बेदी फैमिली के लिए सबसे अच्छा हो। यही कारण है कि मैं चाहती हूँ कि प्रतीक दिशा को जेल जाने से बचाए। तुम्हारे कारण प्रतीक ने हमारा कांटेक्ट अग्रवाल फैमिली से करवाया। उसने ही तुम्हारी न्यूज हटवाई। तुम्हारे बारे में वो सब कुछ जानता है, फिर भी वो शादी के लिए तैयार है। और आज देखो, उसने तुमको इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस का इमेज एम्बेसडर भी बनवा दिया। मुझे यकीन है कि तुम भी ये बात जानती होगी, लेकिन ध्रुव ने तुम्हें क्या दिया? उसने केवल एक बार में ही तुम्हें पूरे आयरलैंड में मजाक बनाकर रख दिया है। सिल्वी जैसे जैसे बोलती जा रही थी, उसके शब्द तीखे होते जा रहे थे। वो चाहती थी कि शगुन को पता चले कि शादी जैसे मसलों में चुनाव कैसे किया जाता है, पर शगुन केवल मुस्कुरा दी। वो बहुत निराश लग रही थी। उसने सिल्वी का हाथ पकड़कर कहा, माँ, मैं अब बड़ी हो गई हूँ और मेरे पास अपने कुछ सपने हैं, मेरी अपनी सोच है। माँ, तुम्हें पैसा बहुत पसंद है तो तुम ऐसा कह रही हो, पर मैं किसी ऐसे शख्स से नहीं शादी करूंगी जिसे मैं पसंद करती हूँ, जो मुझे प्यार करता हो। इस समय उसे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि कहीं उसकी माँ नाराज ना हो जाए। उसे डर था कि जिस ध्रुव के लिए वो अपनी माँ से लड़ रही थी, कहीं वो तो धोखा नहीं दे देगा। पर जैसे ही शगुन ने पीछे मुड़कर ध्रुव की ओर देखा, उसके दिल से आवाज आई, ध्रुव उसे कभी निराश नहीं करेगा। ये बात वो भी अच्छे से जानती थी। तुम? सिल्वी इतनी गुस्से में थी कि वो शगुन की बात सुनकर वहीं बेहोश होने वाली थी। फिर वो गुस्से में दहाड़ते हुए बोली, तुम इतना कहते कहते उसे पता ही नहीं चला कि कब उसका हाथ उठ गया और उसने शगुन के चेहरे पर 2-3 तमाचे जड़ दिए। वहीं माँ के मारने पर शगुन ने बस अपनी आंखें बंद कर ली और कोई बचाव नहीं किया। सिल्वी ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, ठीक है, अब तुम बड़ी हो गई हो और अब मेरी बात भी सुनना नहीं चाहती हो, है ना? अगर मैंने तुम्हें उसके साथ घूमते हुए देखा तो मैं तुम्हारे सारे बैंक कार्ड बंद करा दूंगी। इतना कहते ही सिल्वी को लगा कि वो बैंक कार्ड के दम पर अपनी बेटी को डरा नहीं सकती है, इसलिए थोड़ा सोचकर उसने फिर कहा, तुम्हें लगता है कि मैं पैसों के लिए पागल हूँ। मुझे पैसों से बहुत प्यार है। तुमने कभी गरीबी नहीं देखी है। बचपन से आज तक कभी तुम्हें कोई परेशानी नहीं होने दी। मुझे पैसों से नहीं, तुमसे प्यार है। तुम्हारे भले के लिए दिन भर सोचती रहती हूँ। तुमने कभी सोचा मेरे बारे में? अरे छोड़ो मेरी, अपनी सोचो। जिस आदमी के पास पैसे ही नहीं होंगे वो तुम्हें कैसी जिंदगी देगा? छोड़ो ये सब। आज ग्रेजुएट होने के इतने साल बाद भी ध्रुव के पास एक ढंग की नौकरी नहीं है। वो तुम्हें कैसे खुश रखेगा? सिल्वी ने पहले ही कुछ लोगों को बोलकर ध्रुव का बैकग्राउंड चेक करा लिया था।
अभी सिल्वी शायद शगुन को और भी कुछ समझाती, पर प्रतीक अपनी कॉल खत्म कर वापस आ रहा था। प्रतीक जिस तरह से वापस आ रहा था उसे देखकर लग रहा था कि वो काफी परेशान था। प्रतीक ने आते ही कहा, मिसेस बेदी, मैं अब खाने के लिए नहीं रुक पाऊंगा, मुझे जाना होगा। ये सुनकर सिल्वी ने हैरानी के साथ पूछा, प्रतीक क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? प्रतीक को ठंडे पसीने छूट रहे थे, लेकिन वो अभी भी ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कि कुछ भी ना हुआ हो। उसने कहा, कुछ नहीं, बस घर में एक जरूरी मीटिंग है और मुझे इसमें हिस्सा लेने के लिए वापस जाना होगा। सिल्वी उदासी से मुंह बना रही थी। वो प्रतीक को बगैर खाना खिलाए ऐसे भेजने को तैयार नहीं थी, लेकिन उसे दिखाना था कि वो प्रतीक की मजबूरी समझती है, इसलिए उसने कहा, प्रतीक अगर जरूरी मीटिंग है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, क्योंकि तुम बिजी हो तो कोई बात नहीं। क्या मैं किसी को बोलकर तुम्हें घर छुड़वा दूं? एक सास अपने अमीर और गरीब दामाद के साथ कैसा व्यवहार करती है, सिल्वी इसका जीता जागता उदाहरण थी। प्रतीक ने सिल्वी की मदद को मना करते हुए कहा, नहीं आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो इस समय अच्छे मूड में नहीं था। कपूर फैमिली में कुछ बहुत बुरा हुआ था, उसे जल्द से जल्द वापस जाना था। सिल्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके, काम ज्यादा जरूरी है ताकि तुम भविष्य में शगुन की अच्छी तरह से देखभाल कर सको। इतना कहकर सिल्वी अपने पति की ओर मुड़ी और बोली, आप अभी भी यहाँ खड़े हैं? जाकर कुछ पकौड़ियाँ पैक कर दीजिए। प्रतीक घर जाते समय कार में ही कुछ खा लेगा, वो बिजी रहता है, उसे भूख लगेगी। शगुन हैरानी से अपनी माँ को देख रही थी। उसकी माँ प्रतीक की कुछ ज्यादा ही केयर करती थी। इतना प्यार, इतनी केयर तो कभी उसने शगुन के लिए नहीं की होगी जितनी प्रतीक के लिए कर रही थी। ध्रुव का तो जिक्र भी करना गुनाह था। प्रतीक ने सिर हिलाया, वो थोड़ा परेशान और घबराया हुआ लग रहा था। तभी अचानक ध्रुव की आवाज सुनाई दी, तुम दिखावा अच्छा करते हो। जब प्रतीक ने ये सुना तो वो सरप्राइज था। उसने एक बार फिर से कंफर्म करते हुए पूछा, क्या कहा तुमने? मुझे ये सब कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप एक्टिंग बहुत अच्छी करते हो। आपने झूठ बोला कि आप ही ने दिशा को गिरफ्तार करने के लिए लोगों को यहाँ बुलाया था, और अब आप कह रहे हो कि आपको एक जरूरी मीटिंग में हिस्सा लेने जाना है। लेकिन सच्चाई ये है कि कपूर फैमिली को इस बार इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस से हटा दिया गया था। क्या मैं सही हूँ मिस्टर कपूर? मैंने पहले ही कहा था, आज आपके पास खाना खाने का टाइम नहीं है। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रतीक हैरानी से गहरी सांसें ले रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ध्रुव को ये सब कैसे पता था। प्रतीक बहुत हैरान था। उसे अभी अभी उसके पापा ने फोन किया था। इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस के लिए उनका एप्लीकेशन अप्रूव हो चुका था, लेकिन अचानक उन्हें लिस्ट से हटा दिया गया, और तो और उन्हें कोई स्पेसिफिक रीजन भी नहीं बताया गया। प्रतीक के पापा ने यह भी कहा कि पूरी कपूर फैमिली कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है और इस बात की जानकारी बाहर किसी को नहीं मिलनी चाहिए और उनके बिजनेस पार्टनर्स को इसका पता भी नहीं चलना चाहिए। हालांकि अभी अभी प्रतीक ने फोन पर ये सारी बातें की और 1 मिनट बाद ध्रुव को ये सारी बातें पता थी। अचानक प्रतीक को लगा कि ध्रुव उससे कई कदम आगे है। उसे अचानक महसूस हुआ कि ध्रुव में जबरदस्त ताकत है, पर तुरंत ही प्रतीक ने इस बात को खारिज कर दिया। ध्रुव सिर्फ एक बेकार इंसान है। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? ऑफ कोर्स प्रतीक इसे एडमिट नहीं कर सकता था। प्रतीक को गुस्से में देखकर सिल्वी भी प्रतीक की तरफ से ध्रुव को डांटने लगी। ध्रुव, तुम बहुत आगे जा रहे हो। अगर तुम्हारे पास कैपेबिलिटीज नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम दूसरों से क्यों जलते हो? ध्रुव ने हंसते हुए कहा। जलते? मुझे किसी से जलन क्यों होगी? सिल्वी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या कहे। उसने ध्रुव को चुप कराते हुए कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इतने इग्नोरेंट कैसे हो सकते हो। क्या तुम कपूर फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं जानते? उसकी नजर में ध्रुव जितना इग्नोरेंट कोई हो ही नहीं सकता था। उसे मकाओ की कपूर फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इतना कहने के बाद सिल्वी ने अपना माथा पीट लिया। इतने इग्नोरेंट इंसान में उसकी बेटी शगुन ने क्या देखा होगा? उसकी बेटी को ध्रुव से प्यार कैसे हो गया? सिल्वी का सपोर्ट मिलने पर प्रतीक ने गुस्से से कहा, ध्रुव, तुम्हारी कपूर फैमिली को बदनाम करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम मौत को इनविटेशन दे रहे हो। अगर आज उसके पास बहुत जरूरी काम न होता तो वो ध्रुव को यहीं पर सबक सिखा देता। शगुन ने देखा कि मामला बिगड़ने वाला है तो ध्रुव के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया। फिर भी ध्रुव ने बात करना बंद नहीं किया। उसने फिर से कहा, सच में? कल रात होटल में जब तुम मेरे सामने घुटनों के बल बैठे थे तब तो तुमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। ध्रुव के ऐसा कहते प्रतीक खुद को बेइज्जत महसूस कर रहा था और ये सुनकर सिल्वी भी हैरान थी। सिल्वी ने अपने मन में कहा, ये क्या कह रहा है? प्रतीक ध्रुव के सामने अपने घुटनों पर बैठ गया था? पर सिल्वी को इस बात पर भरोसा हो ही नहीं सकता था। उसने गुस्से में ध्रुव से कहा, तुम सच में बहुत घटिया इंसान हो। काफी बात कर ली, अब तुम दफा हो जाओ यहाँ से, चलो जाओ। सिल्वी ने दरवाजे की ओर इशारा किया। अगर पहले कभी ध्रुव और प्रतीक दोनों लोग सामने आ जाते तो शायद सिल्वी कश्मकश में होती कि किसे भगाए, पर प्रतीक ने उसकी बेटी के लिए जो कुछ भी किया था उसे देखकर ध्रुव को बाहर का रास्ता दिखाने में सिल्वी को कोई परेशानी नहीं थी। वैसे भी शगुन आज इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस की इमेज एम्बेसडर बन गई थी।
शगुन ने देखा कि उसकी माँ ध्रुव को बेइज्जत कर रही है, तो उसने ध्रुव का हाथ पकड़ा और उसे दरवाजे तक ले जाते हुए बोली, ध्रुव चलो चले। ध्रुव को उम्मीद नहीं थी कि शगुन इतनी ताकत लगा देगी। दरवाजे पर पहुंचने के बाद शगुन ने हाँफते हुए ध्रुव से कहा, ठीक है, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। ध्रुव ने शगुन के प्यारे चेहरे को देखा तो उसे शगुन पर दुगना प्यार आ रहा था। उधर घर में सिल्वी गुस्से से उबल रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था, नहीं तो ध्रुव को कूटने के लिए कुछ बाउंसर्स रख लेती। सिल्वी बहुत गुस्से में थी और उसे अपना गुस्सा निकालने के लिए कुछ मिल नहीं रहा था। ये बेवकूफ, उसके पास एक ढंग की नौकरी भी नहीं है। वो मेरे घर में आकर इतनी अकड़ किसे दिखा रहा है? तभी प्रतीक ने कहा, आंटी आप शायद नहीं जानती, मुझे लगता है कि ध्रुव लोगों का इस्तेमाल करना जानता है। प्रतीक की बातों से सिल्वी को कुछ आभास हुआ। प्रतीक ने आगे कहा, मुझे जानकारी मिली है कि ध्रुव अनिका को जानता है। ये सुनकर सिल्वी का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। सिल्वी को कभी भी शगुन और अनिका की दोस्ती पसंद नहीं थी। अनिका का नाम सुनकर सिल्वी ने दहाड़ते हुए कहा, अनिका? वो भी तो इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए आयरलैंड आएगी। आने दो उसे, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। प्रतीक ने सिर हिलाया पर कुछ कहा नहीं। उसका मकसद पूरा हो गया था। बेदी फैमिली के घर से बाहर निकलते ही प्रतीक ने अपने पापा को दोबारा कॉल किया और सिल्वी के दिए पकौड़े को उठाकर कूड़ेदान में फेंक दिया। पापा आपको क्या लगता है कि हम लोगों ने किसे नाराज कर दिया है? इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक शख्स नहीं चला रहा है, ये पूरे आयरलैंड का मामला है। अगर हमने किसी एक को नाराज कर भी दिया है तो वो हमें बाहर कैसे निकाल सकता है? प्रतीक को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक कोऑपरेशन में एक आदमी किसी भी मेंबर को बाहर निकाल सकता है। इसमें बाकी मेंबर्स की रजामंदी होनी चाहिए। जवाब में प्रतीक के पापा ने केवल कुछ शब्दों में जवाब दिया, मिस्टर गिल को। मिस्टर गिल को नाराज किया है? ये नाम सुनकर प्रतीक डर से कपकपा रहा था। अगर ये कोई और होता तो शायद प्रतीक को विश्वास न होता, लेकिन मिस्टर गिल के लिए कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है। प्रतीक को हैरानी इस बात की थी कि भले ही कपूर फैमिली मकाओ में बदमाशी करती हो, पर आयरलैंड में वो पूरी सावधानी बरतते थे। यहाँ तक कि प्रतीक खुद भी आयरलैंड में शांति से रहता था, कभी किसी के साथ बेमतलब में उलझता नहीं था। प्रतीक ने हैरानी से पूछा, मिस्टर गिल को किसने नाराज कर दिया है? ये सवाल पूछते ही अचानक प्रतीक के दिमाग में एक शख्स का नाम आया। पिंटू? उस नाजायज पिंटू के अलावा मिस्टर गिल को और कौन नाराज कर सकता है? पिंटू का नाम लेने के बाद प्रतीक ने मन ही मन कहा, पर उसने पिंटू के लिए अपने पापा से पूछा, पापा मैं तुरंत जाकर उससे मिलता हूँ। आयरलैंड आने के बाद से ही मेरी उससे कोई बात नहीं हो पाई है। प्रतीक हमेशा पिंटू को अपनी फैमिली से बाहर रखने का रास्ता ढूंढता रहा है। उसकी नजर में वो नाजायज औलाद होने के सिवा और कुछ नहीं था। उसने गुस्से में अपने आप से कहा, पिंटू, कपूर फैमिली में रुतबे के लिए मुझसे कंपटीशन करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें लगता है कि ये मजाक है? हालांकि फोन के दूसरी ओर से प्रतीक के पापा शांत लग रहे थे। उन्होंने प्रतीक की बात का शांति से जवाब दिया, ये पिंटू का काम नहीं है। मुझे पूरे $6 मिलियन खर्च करने के बाद उस शख्स का नाम पता चला है। प्रतीक के पापा की बात खत्म होने से पहले प्रतीक गुस्से में बोला, पापा वो कौन है? आप एक बार उसका नाम बताओ। जो भी मिस्टर गिल को नाराज करने की हिम्मत करेगा मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जवाब में प्रतीक के पापा ने शांत आवाज में कहा, तुमने नाराज किया है मिस्टर गिल को। क्या? जब प्रतीक ने ये सुना तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थीं। उसने पापा को समझाते हुए कहा, पापा आपको कोई गलत जानकारी मिली होगी। जिस शख्स ने मिस्टर गिल को नाराज किया वो और कोई नहीं बल्कि तुम ही हो। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हम लोग इस मामले को आधे घंटे में सॉल्व नहीं कर पाए तो कपूर फैमिली को इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस से बाहर निकालने का ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दिया जाएगा। अब प्रतीक की हालत खराब हो चुकी थी। पापा इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे थे कि प्रतीक को भी यकीन हो गया। एक बार उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया तो उनके पास इससे निपटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। उसके बाद कपूर फैमिली में कौन इन्वेस्ट करेगा? कपूर फैमिली ने इस इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए बहुत मेहनत की थी। किंग ऑफ गैम्बलिंग फैमिली के नाम से फेमस कपूर फैमिली को इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने का मतलब था कि वो लोग गैम्बलिंग के अपने फैमिली बिजनेस से दूरी बना रहे थे और प्रतीक का सारा बिजनेस रिन्यूएबल एनर्जी का था। अगर वो हिस्सा नहीं ले पाया तो इसका असर उसके बिजनेस पर भी पड़ेगा। प्रतीक ने अपने पापा को समझाते हुए कहा, पापा मुझे कुछ समय दीजिए, मैं इसका पता लगाता हूँ। उसका पूरा शरीर इस समय पसीने से भीगा हुआ था। फोन रखने के बाद वो सोच में पड़ गया। पिछले कुछ दिनों में उसने ध्रुव और विराट के अलावा और किसी से कोई बहस भी नहीं की थी। विराट के कहने पर उसने ध्रुव के पैर छूकर माफी भी मांग ली थी। ध्रुव को उसने अपनी लिस्ट से तुरंत हटा दिया था, तो अब बचा विराट। पर प्रतीक को विश्वास नहीं हो रहा था कि विराट उसके लिए इतनी नफरत रख सकता है। और पापा ने कहा था कि मिस्टर गिल को नाराज किया है। मिस्टर गिल विराट जैसे छोटे मोटे इंसान के लिए इतना बड़ा कदम नहीं उठाएंगे। प्रतीक ने जितना ज्यादा इसके बारे में सोचा वो उतना ही ज्यादा परेशान होता जा रहा था। ये पहेली उसकी समझ में नहीं आ रही थी। इस समय उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। अंत में उसने विराट से माफी मांगने का फैसला किया।
भले ही उसे दरवाजे के बाहर उसके सामने घुटने टेकने पड़े, भले ही उसे कुछ भी करना पड़े, पर विराट से मिलकर वो कुछ भी करेगा। जैसे ही उसने जाने के लिए गाड़ी स्टार्ट की, उसकी नजर ध्रुव और शगुन पर पड़ी। दोनों लोग लव बर्ड्स की तरह एक दूसरे का हाथ पकड़े चले जा रहे थे। उसे देखकर प्रतीक को गुस्सा तो बहुत आया, पर इस समय उसके पास टाइम नहीं था। शगुन ने ध्रुव को समझाते हुए कहा, ध्रुव, मैं तुम्हारे साथ दिल्ली चली जाऊंगी और दोबारा कभी आयरलैंड नहीं आऊंगी। तुम वहाँ कोई नौकरी कर लेना, मैं भी कोई अच्छी जॉब ढूंढ लूंगी और वैसे भी अनिका मुझे कहीं ना कहीं लगा ही देगी। डोंट वरी, हम दोनों मिलकर आराम से अपना गुजारा कर लेंगे। कहते कहते शगुन की आंखें चमकने लगी, पर ध्रुव ने मौके पर ही इनकार कर दिया। नहीं, मैं नौकरी नहीं कर सकता। क्यों? शगुन के चेहरे पर उदासी थी। ध्रुव ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेवकूफ लड़की, मैं तुम्हें जिंदगी में कोई परेशानी नहीं होने दूंगा, लेकिन तुम्हें भी तो समझना चाहिए कि मैं यहाँ आयरलैंड में किसी जरूरी काम के लिए आया हूँ। ध्रुव जब भी शगुन को बेवकूफ कहता था तो उसे हंसी आ जाती। शगुन ने हंसते हुए अपनी आंखें घुमाई और कहा, तुम क्या जरूरी काम कर सकते हो? उसकी नजर में ध्रुव यहाँ घूमने फिरने आया था, पर ध्रुव ने सीरियस होते हुए कहा, अगर मैं आपको बताऊं कि एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस ही मेरा जरूरी काम है तो? ध्रुव ने मुस्कुराते हुए पूछा। शगुन ने तब उसका मजाक बनाते हुए कहा, एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस? अरे मैं वहाँ की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। मुझे अंदर से पता चला है कि वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स की भर्ती इस साल निकलने वाली ही नहीं है। हाँ, वहाँ की ब्रांड एम्बेसडर का दिल बहलाने के लिए एक जवान हैंडसम लड़का चाहिए। बोलो, पसंद हो तो बात करो। शगुन की बात पर ध्रुव हंस दिया। वो अपनी पहचान नहीं बता सकता था। वहाँ विराट के घर पर विराट ने किसी से भी मिलने से इनकार कर दिया। हाल ही में इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस के कारण बहुत सारे लोग उससे मिलना चाहते थे। उसके पास अब उन सबसे मिलने का समय नहीं था, और वैसे भी विराट की नजर में प्रतीक सिर्फ एक बेकार सा इंसान था, और विराट के पास उससे मिलने का समय नहीं था। पर प्रतीक ने हाथ पांव जोड़कर पता नहीं कैसे विराट से 2 मिनट का समय ले ही लिया। प्रतीक विराट के घर के अंदर घुस चुका था। प्रतीक ने थोड़ी नाराजगी के साथ कहा, विराट, ये क्या किया आपने? आपके कहने पर ही मैंने उसके पैर छूकर माफी मांगी थी। प्रतीक जानता था कि उसके पास सख्त रुख अपनाने के अलावा कोई चारा नहीं है। विराट की नजर प्रतीक पर पड़ी। उसकी आंखें भयंकर थी। विराट ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। तुम भाड़ में जाओ। जवाब में प्रतीक ने चिल्लाते हुए कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये मत सोचिए कि आप कपूर फैमिली के किसी भी शख्स पर यूं ही ऐसे ही बैन लगा सकते हैं। विराट ने अपनी आंखों में हैरानी के साथ प्रतीक को देखा। उसके बाद एक ठंडी आह भरते हुए कहा, मैं लोगों पर बैन लगा देता हूँ। अब जाकर विराट को समझ में आया कि प्रतीक इतना क्यों भड़क रहा था। कपूर फैमिली में सब के सब मूर्ख थे। विराट ने उसे समझाते हुए सख्त आवाज में कहा, तुमने ध्रुव को नाराज कर दिया है। विराट का जवाब सुनकर प्रतीक हैरान था। उसने गुस्से में कहा, वो ध्रुव कचरा इंसान, अगर मैं उसे नाराज कर भी दूं तो क्या? प्रतीक गुस्से से दहाड़ा, कचरा। विराट ऐसे हंसा जैसे उसने कोई चुटकुला सुन लिया हो। फिर उसने प्रतीक से पूछा, क्या तुम जानते हो वो कौन है? प्रतीक ने गहरी सांस ली। क्या ऐसा हो सकता है कि ध्रुव सचमुच एक महान इंसान हो? विराट ने एक बार फिर कहा, उसका पूरा नाम है ध्रुव गिल। वो हरमन गिल का लड़का है। सुना ठीक से, उसके पापा का नाम हरमन गिल है। हा? क्या? इस समय प्रतीक ऐसे घबरा गया जैसे कि पूरी दुनिया उसके चारों ओर बिखर गई हो। ध्रुव के पापा हरमन गिल हैं? तो इसका मतलब है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस। प्रतीक ने मन ही मन सोचा। उस पल में प्रतीक को लगा कि धरती फट जाए और वो अंदर समा जाए। जब उसे याद आया कि उसने ध्रुव को कैसे ट्रीट किया था तो उसे बहुत डर लग रहा था। वेल, मिस अनिका सुनो, अगर कनेक्शन, डिनर, शराब और सुंदर लड़कियों से इकोनॉमी डेवलपमेंट हो जाता है तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस की कोई जरूरत ही नहीं होती। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा। अनिका ध्रुव की बात पर और भी ज्यादा हैरान थी। अनिका आयरलैंड आ चुकी थी। उसने शगुन और ध्रुव को डिनर पर बुलाया था, जहां अनिका और ध्रुव के बीच इकोनॉमी पर बहस शुरू हो गई। अनिका को ध्रुव की हर खबर थी। वो ये भी जानती थी कि विराट ध्रुव से मिल चुका है। ध्रुव की बात पर अनिका ने पूछा, ओह, तो मिस्टर गिल, आपको क्या लगता है कि इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी? प्लीज गो इनटू डिटेल्स। अनिका के सवाल पर ध्रुव ने सीरियस टोन में कहा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटेग्रिटी, बेटर सर्विस, ये चीजें हैं जो किसी इकोनॉमी को बढ़ाने में मदद करती हैं। लेकिन केवल यही नहीं, और भी बहुत कुछ होता है जिससे इकोनॉमी को आगे बढ़ाना आसान हो जाता है। ध्रुव की बात पर अनिका फिर कोई बहस नहीं कर पाई। शगुन को आज ही एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस का इमेज एम्बेसडर बनाया गया था, पर वो ध्रुव के साथ दिल्ली जाकर एक नई जिंदगी शुरू करने को लेकर सीरियस थी। वो अनिका से दिल्ली में जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में जानना चाहती थी। ध्रुव को लगा कि शगुन सच में काफी सीरियस थी। उसे अभी तक ध्रुव के बारे में कुछ पता नहीं था। अनिका को आयरलैंड में काफी काम था। इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले ही अनिका को बाकी सभी चीजें सेटल करनी थी। अभी तीनों खाना खा ही रहे थे।
तभी शगुन अपने हाथों से ध्रुव को खाना खिलाने लगी। असल में शगुन ध्रुव के लिए अपने प्यार का इजहार इस तरह से कर रही थी। अनिका ने जब ये देखा तो थोड़ी नाराजगी के साथ कहा, क्या तुम दोनों ये प्यार व्यार का ड्रामा अकेले में नहीं कर सकती? अनिका की आवाज में गुस्सा था। शगुन ने अपनी जीभ बाहर निकालकर हंसते हुए कहा, अनिका, क्या तुम्हें जलन हो रही है? नॉनसेंस। इतना कहकर अनिका ने सोफे पर रखा तकिया उठाकर शगुन की तरफ फेंक दिया। अभी तीनों खाना खाते हुए ऐसे हंसी मजाक कर रहे थे, तभी ध्रुव का फोन बज उठा। ध्रुव ने देखा कि जसविंदर की कॉल थी। उसने तुरंत फोन उठाया और, जसविंदर, तुमने अब जाकर मुझे फोन किया? ध्रुव बहुत खुश था। उसे पता चला कि जसविंदर और बाकी लोग आयरलैंड आ गए हैं। हालांकि जसविंदर की आवाज में डर था। उसने फोन के दूसरी ओर से कहा, ध्रुव, एक बैड न्यूज है। तेजा के साथ कुछ गड़बड़ हुई है। जसविंदर ने जिस लहजे में ध्रुव से बात की थी, उससे ध्रुव को समझ में आ गया था कि कोई बड़ी गड़बड़ हुई है। ध्रुव ने तुरंत पूछा, What's wrong with तेजा? तेजा, जसविंदर कुछ बताने जा ही रहा था, पर तुरंत ही अपनी बात काटते हुए उसने ध्रुव से पूछा, क्या तुम पिंटू को जानते हो? पिंटू कौन है? ऑफ कोर्स ध्रुव जानता था। पिंटू ने ही बार में डेजी को छेड़ने की कोशिश की थी। पिंटू ही उस दिन शेख बार में डेजी को लेकर आया था। ध्रुव ने जसविंदर को समझाते हुए कहा, हाँ, मैं पिंटू पेजर को जानता हूँ। वो मेरी वजह से ही आज हॉस्पिटल में एडमिट है। ध्रुव की बात पर जसविंदर की आवाज और भी ज्यादा डरी हुई साउंड करने लगी। उसने डरते हुए कहा, तुमने तो केवल उसे हॉस्पिटल भेजा था। तेजा ने उसे सीधे नरक में भेज दिया है। क्या? ध्रुव डर से हाँप रहा था। अगर तेजा पिंटू के साथ मारपीट करता या उसे सबक सिखाता तो ये मामला आसानी से हल हो सकता था, पर तेजा ने पिंटू को मार डाला। इसलिए अब ये मसला आसानी से सुलझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया था। ध्रुव हैरान था कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस के ठीक पहले तेजा ने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। ध्रुव जसविंदर से सारी जानकारी पाना चाहता था, इसलिए उसने पूछा, वो आयरलैंड आ गया? वो यहाँ कब आया और यहाँ आने के बाद भी उसने हमें क्यों नहीं बताया? जसविंदर ने ध्रुव को बताना शुरू किया। तेजा इन दिनों हॉस्पिटल में बेड रेस्ट पर था। उसे तो तुम जानते ही हो, वो उन लोगों में नहीं है जो ज्यादा लंबे समय तक रुक सके। इसके अलावा डेजी उसके लिए बहुत जरूरी थी। जसविंदर की बात को काटते हुए ध्रुव ने कहा, लेकिन मुझे लगता है उसे डेजी के बारे में कोई जानकारी नहीं होनी चाहिए कि डेजी यहाँ आयरलैंड में है। ये बात उसे कैसे पता चली? ध्रुव हैरान था। अगर ध्रुव किस्मत से डेजी से न मिला होता तो शायद वो पिंटू के बारे में कभी जान ही नहीं पाता। वहीं तेजा को पिंटू के बारे में कैसे पता चला? ध्रुव ने हैरानी से अपनी आंखें सिकोड़ ली थी। नहीं, ये नहीं हो सकता था। तेजा को पता चल गया होगा कि डेजी के चारों ओर जो कुछ भी हो रहा था वो एक जाल था। तेजा इतना अनजान भी नहीं था कि इतनी सी बात को समझ ना सके। पर अभी भी सवाल जस का तस था। तेजा को पिंटू के बारे में कैसे पता चला? उसे कैसे पता चला कि डेजी आयरलैंड में है? जसविंदर ने आगे बताया, सही कहूँ तो इसमें मेरी भी लापरवाही है। तेजा अपने वार्ड में बेड रेस्ट पर था, इसलिए मुझे लगा कि अगर कोई उसके पास नहीं जाएगा तो उसे कुछ पता भी नहीं चलेगा। क्या आप गैस कर सकते हैं कि तेजा को कैसे पता चला होगा कि डेजी आयरलैंड में है? जसविंदर ने ध्रुव को गैस करने को कहा तो ध्रुव ने चिढ़ते हुए कहा, जसविंदर, तुम जानते हो कि मैं इस समय बहुत एंग्शियस हूँ, इसलिए पहेलियां मत बुझाओ। ध्रुव के पास गैस करने का समय नहीं था। ध्रुव के इतना कहते ही जसविंदर ने कहना शुरू किया, मुझे आज तक खुद भी समझ में नहीं आया, पर यहाँ आने से पहले मैंने तेजा के कमरे की तलाशी ली। तेजा अपने वार्ड में था और उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसीलिए वो समय काटने के लिए टीवी देखता था और टीवी में भी केवल न्यूज ही देखता था। तेजा ने शायद शुरुआत में न्यूज को सीरियसली नहीं लिया, पर धीरे धीरे उसके सामने सारी चीजें साफ होने लगी। एक दिन अचानक उसे डेजी की खबर भी मिल गई। डेजी को टॉर्चर करने का वीडियो न्यूज में दिखाया गया था। इतना कहकर जसविंदर चुप हो गया, फिर थोड़ा रुक कर आगे बोला, उस समय तक उनका मानना था कि ध्रुव अगर आयरलैंड में था तो डेजी भी सेफ होगी, पर उस वीडियो को देखकर तेजा खुद को रोक नहीं पाया। आप तो जानते ही हो तेजा जैसा आशिक अपना दिमाग कितना इस्तेमाल कर पाया होगा। जसविंदर की बात खत्म होने पर ध्रुव ने पूछा, तो वो पिंटू को मारने यहाँ गया? जब से ध्रुव आयरलैंड में था तब से पिछले कुछ दिनों में दुश्मन सामने नहीं आया था। जसविंदर ने ध्रुव के चारों ओर सुरक्षा के जो इंतजाम किए थे उसे देखते हुए किसी का भी ध्रुव के करीब जाना बहुत मुश्किल था, लेकिन ध्रुव को उम्मीद नहीं थी कि दुश्मन उसके अच्छे दोस्त पर इस तरह से हाथ डालेगा। जसविंदर ने ध्रुव के सवाल पर जवाब दिया, मुझे नहीं पता, मुझे लगता तो नहीं कि तेजा इतना मूर्ख है कि पिंटू की जान ले। इतना कहने के बाद जसविंदर ने ध्रुव से कहा कि वो ध्रुव से मिलने आने वाला है। दोनों की बात खत्म होने के बाद ध्रुव ने तुरंत टीवी ऑन कर न्यूज चैनल लगाया। एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। मकाओ के गैम्बलर किंग के बेटे पिंटू की कल शेख बार में किसी से झड़प हुई थी, जिसमें पिंटू को गंभीर चोटें आई और उसे तुरंत हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा। हमें मिली जानकारी के अनुसार मकाओ के गैम्बलिंग किंग के बेटे को शेख बार में किसी के साथ लड़ने के बाद तुरंत ही उसे हॉस्पिटल भेज दिया गया, पर पिंटू को घायल करने के बाद भी दूसरी पार्टी उसे जिंदा छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी और उसे मारने के इरादे से अस्पताल तक आ पहुंची। आयरलैंड पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है
और दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया है। घटना के बाद गैम्बलर किंग के परिवार से जुड़े लोगों ने गहरा दुख व्यक्त किया है और न्याय की मांग की है। मामले की जांच जारी है और हम आपको आगे की जानकारी देते रहेंगे। न्यूज सुनकर ये कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि पिंटू वास्तव में मर चुका है या नहीं। ध्रुव को लगा कि शायद हालात खराब होने के डर से न्यूज एंकर जानबूझकर इस खबर को छुपा रहा था। इस न्यूज ने आयरलैंड में आक्रोश पैदा कर दिया था। आयरलैंड के सभी लोग नाराज थे। ध्रुव न्यूज के साथ आ रहे जनता के कमेंट्स पढ़ रहा था। आयरलैंड में लॉ ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है क्या? मुझे पता है, वो जो भी है, उन्होंने कपूर फैमिली के लोगों को मारने की भी हिम्मत की है। इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस के यहाँ होने के कारण आयरलैंड इस बार एक इम्पोर्टेंट जगह बन गया है। वो लोग जो भी हैं, उन्होंने आयरलैंड को बदनाम करने की कोशिश की है। हमें उन्हें हर हाल में पकड़ना ही होगा। लोग काफी नाराज लग रहे थे। हालांकि बहुत से ऐसे लोग और भी थे जो जानते थे कि पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। हालांकि पिंटू के पापा तपन कपूर मकाऊ में भले ही एक बिग शॉट थे, पर आयरलैंड में उनका कोई दबदबा नहीं था। पर मकाऊ में उनकी ताकत को देखते हुए कह सकते थे कि वो आयरलैंड में अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर सकते हैं। भले ही पुलिस तेजा को पकड़ ले, पर पुलिस भी तपन कपूर को इज्जत देने के लिए तेजा को उन्हें सौंप सकती थी। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो मकाऊ में कपूर फैमिली की सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, क्योंकि मकाऊ में भी कई लोग इस खबर पर ध्यान दे रहे थे। क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? शगुन ने देखा कि कॉल आने के बाद ध्रुव के हाव भाव काफी बदल गए थे, तो उसने ध्रुव से पूछा। ध्रुव ने शगुन की बात को टालते हुए कहा, नहीं, कुछ खास नहीं, बस तेजा को कुछ हुआ है। ध्रुव को लग रहा था कि इस समय तेजा के पीछे पूरा आयरलैंड लगा होगा, पुलिस भी और अंडरवर्ल्ड भी। तेजा को अब अपनी जान बचाने के लिए भागना था। ध्रुव को इतना परेशान देखकर शगुन ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, क्या बात है, मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? ध्रुव ने अपना सिर हिलाया। इस मामले में शगुन को शामिल करने का इरादा नहीं था, इसलिए थोड़ा छेड़ते हुए कहा, नहीं शगुन, इस मामले में तुम मदद नहीं कर सकती हो। शगुन ने हंसते हुए कहा, बकवास करना बंद करो। मुझे विश्वास नहीं होता कि ऐसी भी कोई चीज है जिससे मैं नहीं निपट सकती, पर तुम उसे अकेले संभाल सकते हो। मैं आयरलैंड में पैदा हुई हूँ, यहाँ की एम्बेसडर हूँ, तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती? शगुन का कॉन्फिडेंस देखकर ध्रुव हंसने लगा। फिर ध्रुव ने शगुन के माथे को छूकर उससे कहा, ऑलराइट, अब मेरी बात सुनो। ये ऐसा मामला नहीं है जिसमें तुम मेरी कोई मदद कर पाओ। ध्रुव की बात सुनकर शगुन ने अनिका की ओर देखकर चिल्लाते हुए कहा, अनिका, देखा तुमने, तुम इसके साथ अच्छे से बिहेव करती हो तो इसे खुद पर बहुत घमंड हो गया है। अनिका ने ध्रुव की ओर अजीब सी नजरों से देखते हुए कहा, कुछ लोगों को घमंड करने का पूरा राइट है। कम से कम अनिका तो जानती थी कि ध्रुव असल में कितना पावरफुल था। अगर ध्रुव पूरी तरह से गिल फैमिली पर निर्भर होता तो उसका तपन से कोई मुकाबला नहीं था, पर ध्रुव गिल फैमिली की ताकत के दम पर नहीं, अपने दम पर इश्यू सॉल्व करना पसंद करता था। कपूर फैमिली बहुत बड़ी थी और ध्रुव का सामना कर सकती थी। ध्रुव गिल फैमिली की मदद से एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन को कंट्रोल कर सकता था। इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस को कंट्रोल करना आसान था, पर कपूर फैमिली को कंट्रोल में करना उतना ही मुश्किल था। अनिका और शगुन आपस में हंसी मजाक कर रही थी और मौका देखकर ध्रुव चला गया। उसे जल्द से जल्द जसविंदर से मिलकर आगे के प्लान बनाने थे। वो किसी भी हालत में तेजा को अकेला नहीं छोड़ सकता था, और इस समय उसे ये भी नहीं पता था कि तेजा असल में कहाँ था और किन हालात का सामना कर रहा था। उधर ध्रुव के जाने के बाद अनिका ने शगुन से पूछ लिया, क्या तुमने जिंदगी भर उसके साथ रहने का फैसला कर लिया है? हाँ, शगुन ने मुस्कुराते हुए कहा। शगुन का जवाब देने का अंदाज देखकर लग रहा था कि वो पक्का फैसला कर चुकी थी। ये देखकर अनिका ने पलटकर उससे फिर पूछा, शगुन, तुमने इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? क्या मैं जान सकती हूँ क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने बेडरूम में उसका परफॉर्मेंस देखकर अपना फैसला ले लिया है? अनिका की बात पर शगुन ने हैरानी से अनिका को देखते हुए कहा, तुमको ये सब जानने की जरूरत नहीं है। भले ही वो अच्छा हो भी, तो भी तुमको कभी पता नहीं चल पाएगा कि वो कितना अच्छा है। वैसे सुनो, मैं जब ध्रुव के साथ होती हूँ तब मैं खुद को बहुत सेफ और उसके पास शांति महसूस करती हूँ। शगुन की बात सुनकर अनिका ने इसके बाद और कुछ नहीं कहा। सेफ और शांत? अनिका इन बातों का मतलब ही नहीं जानती थी। हालांकि उसे इस बात का एहसास हो गया था कि ध्रुव दिनों दिन और भी ज्यादा सस्पिशियस होता जा रहा था। 2 घंटे बाद जसविंदर भी पहुंच गया। आते ही जसविंदर ने तुरंत ध्रुव को कॉल किया। ध्रुव ने तेजा को कई बार फोन किया था, लेकिन फिर भी तेजा से बात नहीं हो सकी थी। ध्रुव ने जसविंदर से पूछा, क्या तुम्हारे पास तेजा की कोई जानकारी है? जसविंदर ने मुंह बनाकर कहा, मैं अभी तक उसे नहीं ढूंढ पाया। मुझे लगा कि वो डेजी की तलाश में गया होगा, इसीलिए मैं भी डेजी को ही ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तेजा दिल से बहुत अच्छा इंसान है, इसलिए वो अपने आसपास के लोगों की बहुत ज्यादा परवाह करता है। जसविंदर की बात सुनकर ध्रुव ने एक गहरी आह भरी, लेकिन कुछ कहा नहीं। ध्रुव की नजर में तेजा एक रूथलेस और पावरफुल इंसान था, लेकिन डेजी के लिए वो पागल था। इसके उलट
जसविंदर थोड़ा अजीब सा इंसान था। अब तक ध्रुव को जसविंदर की पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता था, न ही उसे जसविंदर की कोई खास जानकारी थी। जसविंदर का दिल लोहे का बना हुआ लग रहा था। जसविंदर ने अपना फोन निकाला और ऑर्गेनाइजेशन में अपने लोग। जसविंदर ने अपना सिर घुमाया और ध्रुव की ओर आंखें घुमाई। वो सभी कार में बैठ गए और अब तपन कपूर के ठिकाने की तरफ जा रहे थे। अचानक ध्रुव का फोन बजा। ध्रुव ने नजर डाली और पाया कि ये आयरलैंड का अननोन नंबर था। जसविंदर ने नंबर देखते ही कहा, ये शायद तपन कपूर का नंबर है। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर मैं उसे स्पीकर पर रख रहा हूँ। उसे लगता है कि वो बहुत चालाक है, लेकिन शायद वो नहीं जानता कि मेरे सामने वो कुछ भी नहीं है। अब जब उसने अपनी तरफ से फोन किया है तो मैं थोड़ी देर उसके साथ खेल सकता हूँ। फोन कनेक्ट हुआ था और दूसरी तरफ से तपन की खराश भरी आवाज सुनाई दी। ध्रुव, तुम्हारा दोस्त मेरे पास है, वो जिंदा बचेगा या नहीं ये तुम पर डिपेंड करता है। ध्रुव ने आह भरी और तपन की बात सुनकर उसकी आवाज में सख्ती आ गई थी। क्या तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो? अगर तुम सच में मरना ही चाहते हो तो अपने अंतिम क्रियाकर्म का इंतजाम कर लो। मुझे उम्मीद है ध्रुव के मिलने के बाद भी तुम इतने ही दमखम से बात करोगे। वैसे मैं धमकी नहीं देता। ध्रुव की धमकी का तपन पर कोई असर नहीं हुआ। उसने हंसते हुए अपनी बात कही और सीधे फोन काट दिया। उसके काम करने का यही स्टाइल था। वो इसी तरह काम करता था, चाहे उसके ऑपोजिट में कोई भी खड़ा हो। तपन कपूर पहले दिखाता था कि वो कितना केपेबल है और क्या कर सकता है। इसके अलावा तेजा ने उसके नाजायज बेटे को ही मार डाला था और वो कुछ नहीं कर पाया। तपन जितनी अमीर और पावरफुल फैमिली में लगभग सभी अपने नाजायज बच्चों से प्यार करते थे। भले पिंटू का काम लोगों को धमकाना और फैमिली के पैसे उड़ाना हो, पर तपन उसका बाप था और तपन की नजर में पिंटू उसका सबसे अच्छा बेटा था। जसविंदर ने पीछे मुड़कर ध्रुव की ओर देखकर पूछा, तो बॉस आप क्या करना चाहते हो? ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, हम और क्या कर सकते हैं? उसे घुटनों के बल बैठाने के अलावा। बात मानेगा तो ठीक, नहीं तो पिंटू के पास भेज देंगे। ध्रुव की बात सुनकर जसविंदर थोड़ा हैरान था, लेकिन फिर वो तुरंत सीरियस होकर बोला, ऑलराइट, तपन को पिंटू के पास भेजने का ख्याल मन में मत लाना, क्योंकि ऐसा करते ही बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा और उसका तुम्हारे सामने घुटने टेकना थोड़ा मुश्किल है। पर अगर वो घुटने टेक देता है तो इसका मतलब है कि पूरी कपूर फैमिली आपके सामने झुक गई है। इसके अलावा तपन को गैम्बलर किंग ऐसे ही नहीं कहते। उसके पास कई चालें हैं जो इतनी आसानी से समझ में नहीं आती हैं। ऐसे ही देख लो कि उसने ये पता लगा लिया है कि आप आयरलैंड में क्यों आए हो। साथ ही मुझे लगता है कि उसे पता चल गया होगा कि मानवीर भी आपके साथ है और मानवीर का नाम सुनकर भी वो आपको धमकी दे रहा है। वो केवल धमकी ही नहीं, आपको कमांड करने की कोशिश भी कर रहा है। तपन तैयार था और उसने अच्छी तरह से तैयारी कर ली थी। उधर जैसे विराट ने बताया कि मिस्टर गिल और कोई नहीं ध्रुव है, ध्रुव ही हरमन गिल का बेटा है, तो उसने तुरंत अपने पापा तपन कपूर से बात करने की कोशिश की और हालात कुछ इस तरह से बिगड़े कि बीच में पिंटू के मरने की खबर आ गई। प्रतीक ने बहुत कोशिश की कि उसकी अपने पापा तपन कपूर से बात हो जाए, पर बात नहीं हो पाई। तो प्रतीक सीधे कपूर फैमिली के घर वापस गया और फिर तपन को ढूंढने निकला अमसार की खाड़ी पर। प्रतीक बार बार अपने दोनों हाथ हिलाकर अपने पापा तपन को इशारा करने की कोशिश कर रहा था, पर पापा उसके इशारे समझ ही नहीं पा रहे थे। अंत में प्रतीक की स्टीमर बोट पापा के क्रूज शिप के पास पहुंच गई। मिलने के बाद प्रतीक ने अपने पापा तपन कपूर से कहा, पापा आप ऐसा कुछ मत कहो, आपको पता भी नहीं है कि ये तेजा किसका दोस्त है। प्रतीक को आज तक ध्रुव की आइडेंटिटी पता नहीं थी, पर जब विराट ने उसे ध्रुव का पूरा नाम और ध्रुव के पापा का नाम बताया तो वो हैरान रह गया था। प्रतीक को ये जानकर और भी धक्का लगा कि ध्रुव केवल रिच नहीं बल्कि दुनिया की सबसे रिच फैमिली से आता है। न उसके पास पैसों की कमी थी न ताकत की। उसकी ताकत अब पैसों से नहीं मेजर की जा सकती थी। प्रतीक को पता चल चुका था कि ध्रुव ही इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस को होस्ट कर रहा था। अपने लड़के की बात सुनकर तपन का गुस्सा बढ़ गया। उसने सिर घुमाया और प्रतीक की ओर देखकर पूछा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तपन का सवाल सुनकर प्रतीक ने अपने पापा को समझाते हुए कहा, पापा क्या आप जानते हैं कि आयरलैंड में होने वाली इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस से कपूर फैमिली को क्यों निकाल दिया गया? क्योंकि हमने मिस्टर गिल को नाराज कर दिया था। इतना कहने के बाद प्रतीक ने अपने पापा को ध्रुव के बारे में बताते हुए कहा, पापा आपको शायद पता नहीं कि ध्रुव ही वो मिस्टर गिल हैं। तपन कपूर को अभी भी अपने लड़के की बात पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। उसकी आंखों में और भी ज्यादा गुस्सा था। उसने गुस्से में गुर्राते हुए कहा, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुम में इतनी बेवकूफी की बात कहने की हिम्मत कहां से आ गई। प्रतीक जानता था कि इतना बड़ा सच बचा पाना उसके पापा के बस की बात नहीं है, क्योंकि जब प्रतीक को पता चला था कि ध्रुव ही मिस्टर गिल है तब उसकी भी यही हालत थी। इसलिए प्रतीक ने अपने हाव भाव कंट्रोल करते हुए कहा, पापा मेरा विश्वास करो, पहले मैं भी उसके बारे में गलत समझ रहा था, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ध्रुव इतना ताकतवर होगा। उसके पापा का नाम हरमन गिल है। तपन को चुप बैठाने के लिए सिर्फ ये नाम ही काफी था। प्रतीक की नजर में उसके पापा दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान थे। वो आज तक कभी किसी से नहीं हारे थे।
पर इस बार वो पूरी तरह से हार गए थे। उन्हें अपने कदम पीछे लेने होंगे। उन्हें ध्रुव गिल के कारण तेजा को भी छोड़ना होगा। तपन ने प्रतीक की बात बहुत ध्यान से सुनी। इसके बाद मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि ध्रुव ही हरमन गिल का बेटा है। पापा की बात सुनकर प्रतीक हैरान रह गया। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने हैरानी से अपने पापा की ओर देखा। उसके पापा सच में जानते थे कि इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस के पीछे ध्रुव का हाथ था। इतना कुछ जानने के बाद भी उसके पापा ध्रुव को उकसा रहे थे। क्या उन्हें डर नहीं लगता? क्या पिंटू की मौत का बदला लेने के लिए वो पूरी कपूर फैमिली की बलि चढ़ा देना चाहते हैं? क्या वो अपने साथ पूरी कपूर फैमिली को डुबो देना चाहते हैं, वो भी सिर्फ पिंटू के लिए? प्रतीक के पास कोई चारा नहीं था सिवाय अपने पापा को समझाने के। पापा, मुझे पता है पिंटू आपको कितना प्यारा था। वो हमारे घर में बड़ा नहीं हुआ, इसलिए उसे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उसे कितने दुख कष्ट सहने पड़े होंगे। हम भाइयों ने भी उसे कभी अच्छे से ट्रीट नहीं किया। पर पापा। प्रतीक अपने पापा का धीरज बंधाना चाहता था, पर उसके पापा ने एक गंदी सी मुस्कान के साथ बात को बीच में काटते हुए कहा, क्या तुमको सच में लगता है कि मैं पिंटू का बदला ले रहा हूँ? अपने पापा की बात सुनकर प्रतीक घबरा गया और डर के मारे अपने पापा की ओर देखने लगा। लोगों ने किंग ऑफ गैम्बलिंग के बारे में सुना तो था, पर कोई भी ये नहीं जानता था कि किंग ऑफ गैम्बलिंग कितना खतरनाक इंसान है और उसके हाथ कितनी सफाई से अपनी चालें चलते हैं। उसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि पहले कोई उसकी टक्कर का सामने आया ही नहीं था। तपन उर्फ गैम्बलिंग किंग ध्रुव गिल जैसे ताकतवर इंसान को किस गेम में फंसा रहा था, खुद गैम्बलिंग किंग ही जानता था। प्रतीक ने भी गैम्बलिंग किंग के बारे में केवल सुना ही था। उसके सामने जो शख्स खड़ा था वो पापा नहीं, गैम्बलिंग किंग तपन कपूर था। उसके चेहरे पर जबरदस्त कॉन्फिडेंस था। उसने प्रतीक से कहा, अगर मैं उसे सबक नहीं सिखाऊंगा तो वो सोचेगा कि वो इस सर्कमस्टेंसेस का फायदा उठाकर यहाँ आयरलैंड में राज कर सकता है। ये कहते वक्त भी तपन अपने हाथों में पासे से खेल रहा था। उसकी आंखों में कुछ था जिसे प्रतीक ने पहली बार देखा था। प्रतीक को अचानक अपने पापा का मतलब समझ में आ गया और उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, पापा मैं समझ गया। मुझे अब समझ में आया कि आपका क्या मतलब है। वो सही कह रहा था। कोई बाहरी इंसान आकर आयरलैंड का इंचार्ज कैसे हो सकता है? आयरलैंड के किसी भी शख्स में इतनी ताकत नहीं थी कि ध्रुव को रोक सके, लेकिन कपूर फैमिली के मेंबर के तौर पर उनके पास ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वो ध्रुव को आयरलैंड पर राज करने दे। प्रतीक की बात सुनकर तपन ने अपने चेहरे पर आत्मविश्वास के साथ कहा, ये अच्छा है कि तुम समझ गए। इसके साथ ही तपन कपूर अपने लड़के को लेकर शिप के एक हिस्से में आया। आओ प्रतीक, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। इतना कहते तपन ने एक पाल को खींच लिया तो सामने शिप के बो पर तेजा बंधा हुआ था, जिसे देखकर तपन और प्रतीक मुस्कुरा दिए। तेजा जहाज के बो से बंधा हुआ था और वो गुस्से में तपन को कोस रहा था। बेवकूफ बाप बेटे, तुम दोनों किस बात पर हंस रहे हो? मुझ पर या अपनी आने वाली जिंदगी पर? पिंटू किस्मत वाला था कि शांति से चला गया। मैं तुम दोनों से वादा करता हूँ कि जाने से पहले तुम दोनों बहुत तड़पोगे। तेजा की बातों का तपन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने मुस्कुराते हुए अपना फोन निकाला और तेजा के सामने फेंकते हुए कहा, उसे कॉल करो। गैम्बलर किंग इसी तरह से काम करता था। भाड़ में जाओ। तुम लोगों ने मुझे क्या समझ रखा है? तुम्हारे लिए मैं कॉल करूंगा। प्रतीक तेजा का कॉन्फिडेंस देखकर हैरानी से हंस रहा था, पर अगले ही पल प्रतीक की हंसी बंद हो गई। तेजा ने उसके पापा के मुंह पर थूक दिया था। यह देखकर प्रतीक गुस्से में आगे बढ़कर तेजा को सबक सिखाने ही वाला था कि उसके पापा ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया। तपन के चेहरे पर तेजा ने थूक दिया था, पर अभी भी तपन के चेहरे पर खुशी ही दिखाई दे रही थी। उसने धीरे धीरे अपने गालों को साफ करते हुए कहा, ऑफ कोर्स तेजा, तुम चाहो तो कॉल करने से मना कर सकते हो। मैंने तुम्हारे बारे में पता किया था और मुझे पता चला कि तुम काफी सख्त इंसान हो। तुम कपूर फैमिली के मेंबर को मारने के लिए हॉस्पिटल चले गए थे। तभी मुझे अंदाजा हो गया था कि तुम आम इंसान तो नहीं हो। तपन ने कहा। उसके चेहरे पर दरिंदगी भरी मुस्कान थी। अपना चेहरा साफ करने के बाद अचानक उसके हाव भाव बदसूरत और खतरनाक दिखने लगे। उसने सख्त अंदाज में तेजा को घूरते हुए कहा, ये जो एटीट्यूड तुम मुझे दिखा रहे हो उसे संभाल कर रखना तेजा, क्योंकि बाद में तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। तुम गिड़गिड़ाते हुए रहम की भीख मांगते अच्छे नहीं लगोगे। तपन ने अपनी बात खत्म करते ही एक चुटकी बजाई और तुरंत ही सभी के कान में एक दहला देने वाली चीख सुनाई दी। तेजा इस आवाज को बहुत अच्छे से जानता था। ये डेजी की डर से चीखने की आवाज थी। तेजा की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और वो डेजी को देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी चीख सुनकर इतना समझ में आ रहा था कि वो डर से चीख रही थी। इस चीख को सुनते ही तेजा गुस्से में फट गया। तुमने क्या किया? क्या हो रहा है? उसे कुछ मत करना। वो बहुत गुस्से में था, पर जवाब में तपन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बताऊं तेजा, मेरे पास लोगों को सबक सिखाने के कई तरीके हैं। उधर डेजी की चीख अभी भी सुनाई दे रही थी और उसका रोना और भी भयानक होता जा रहा था। डेजी की इस दर्द भरी चीख को सुनकर तेजा के शरीर में सिहरन दौड़ गई।
उसके ठंडे पसीने छूट रहे थे, उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। डेजी लगातार चीखती जा रही थी। वहीं तपन ने अपने बेटे प्रतीक को वापस जाने का इशारा किया। इशारा मिलते ही प्रतीक वापस चला गया और तेजा जो अब तक घायल शेर की तरह दहाड़ रहा था, डेजी की आवाज सुनकर कुछ डर गया था। उसने जोर से दहाड़ते हुए पूछा, तुम क्या चाहते हो? तेजा इतने गुस्से में चीख रहा था, पर तपन बहुत आराम से बात कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे तेजा के गुस्से से दहाड़ने का उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मैं क्या चाहता हूँ? कुछ नहीं, मैं बस ध्रुव को फोन करूंगा और तुम ध्रुव से हमें इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस की लिस्ट में वापस डालने के लिए कह देना बस। अगर तुमने मेरा कहा माना तो हम उसे छोड़ देंगे। तपन ने बहुत लापरवाही से कहा और एक बिकिनी पहने लड़की के बगल में बैठकर उसकी पीठ सहलाने लगा। तपन की डिमांड सुनकर तेजा ने गुस्से में चीखते हुए कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तेजा की बात खत्म होते ही उसके कान में डेजी की भयानक चीखों की एक लंबी सीरीज सुनाई दी। साथ में कुछ लोगों के हंसने की आवाज भी आ रही थी। जब डेजी चुप हो गई तो तपन ने हंसते हुए डेजी से कहा, देखा डेजी, इस तेजा के लिए तुम कोई मायने ही नहीं रखती हो। सीधे शब्दों में कहें तो तुम उसके लिए उसके दोस्त जितनी भी मायने नहीं रखती। ये सुनकर तेजा जोर से दहाड़ते हुए कुछ बोला। हालांकि तपन ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसने अपने बगल में बैठी बिकिनी पहने मॉडल को जाने का इशारा किया और हाथ में सिगार लेकर डेजी के पास चला आया। उसने अपने हाथ में सिगार लहराते हुए डेजी से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हारा सुंदर कोमल बदन बर्बाद हो जाएगा तो भी तेजा तुमसे पहले जितना ही प्यार करेगा? इस समय डेजी की मेंटल कंडीशन खराब होने की कगार पर थी। वो चीख चीख कर थक चुकी थी। उसका सिर नीचे लटक गया था। तपन ने डेजी पर एक नजर डाली और सीधे उसके चेहरे पर जलता हुआ सिगार घोंप दिया। सिगार जल रहा था लेकिन उसने जरा भी दया नहीं दिखाई। डेजी ने बचने की पूरी कोशिश की पर बच नहीं पाई और फिर से डेजी की दर्द से कराहने की आवाज सुनाई दी। इतनी देर तक चीखने के बाद अब डेजी की आवाज भी बैठ गई थी। उधर तपन ने अभी अपना जलता हुआ सिगार डेजी के चेहरे पर लगा ही रखा था। डेजी इतनी यातना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो पागल होने वाली थी। वहीं तपन हंसता हुआ डेजी की ठुड्डी को ऊपर लाकर तारीफ करते हुए बोला, What a beautiful work of art. इतना कहकर तपन ने अपना चाकू बाहर निकालकर कहा, पेंटिंग के नीचे अपने सिग्नेचर तो कर दूं। डेजी डर से फड़फड़ा रही थी। तपन की आंखों में दरिंदगी भरी थी। डेजी पर नजर डालने के बाद तपन ने उसे छोड़कर अपनी उंगलियां चटकाते हुए कहा। इस बार डेजी सच में बहुत डरी हुई थी। उसने डर से थरथराते हुए कहा, ये तुम क्या करने जा रहे हो? उसका नाजुक शरीर डर से कांप रहा था। तब तपन ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हें फील गुड कराने जा रहा हूँ। अभी तपन की बात खत्म भी नहीं हो पाई थी कि डेजी ने देखा तपन का एक गुर्गा एक टोकरी लेकर आ रहा था। टोकरी के अंदर देखते ही डेजी डर से कांप उठी। टोकरी समुद्री सांपों से भरी हुई थी। डेजी को ये पता नहीं था कि ये सांप जहरीले थे या नहीं, लेकिन वो बहुत डरावने लग रहे थे। तपन ने थोड़े सख्त अंदाज में कहा, जब तुम मेरे बेटे को सेड्यूस कर रही थी तो शायद तुमने उसकी उम्मीद नहीं की थी। एक तरफ तपन अपने बेटे का बदला ले रहा था, दूसरी ओर वो इन सब हरकतों से ध्रुव को धमकी देने की कोशिश कर रहा था। वो ध्रुव को दिखाना चाहता था कि उसके साथ खेलना मौत को दावत देना है। समुद्री सांपों को छोड़े जाने के बाद तपन ने मुस्कुराते हुए कहा, डोंट वरी, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। समुद्री सांपों को एक जाल में डालकर डेजी को भी उसी जाल में फेंककर समुद्र में फेंक दिया गया। जाल में फंसे होने के कारण सांपों ने डेजी पर हमला करना शुरू कर दिया। डेजी की खोपड़ी डर से झंझना उठी। इससे भी ज्यादा भयानक बात ये थी कि सांप ने डेजी का मांस काटना शुरू कर दिया था और उसके शरीर से खून बहने लगा। जल्द ही समुद्र में खून की गंध आने लगी, जिसे सूंघते ही शार्क्स भी आने वाली थी। डेजी समुद्र के पानी में डूब नहीं सकती थी क्योंकि तपन ने जाल समुद्र के ऊपर बांध रखा था। तेजा कुछ भी नहीं देख पा रहा था, पर डेजी की चीख से वो समझ चुका था कि तपन कुछ बहुत बुरा करने जा रहा था। तपन ने तेजा को सब कुछ समझा दिया। फिर ध्रुव को फोन मिलाकर तेजा के सामने रखते हुए कहा, खून की गंध सूंघ कर अगर शाक आ गई तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब तुम चाहो तो ध्रुव से बात कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। तेजा की खोपड़ी डर से झंझना रही थी और अब वो कुछ और नहीं सोच पा रहा था। थोड़ी देर में फोन कनेक्ट हो गया, पर ध्रुव के बोलने से पहले ही तेजा ने फोन पर चिल्लाते हुए कहा, ध्रुव, तुम मेरा बदला लेना। जब ध्रुव ने तेजा की आवाज सुनी तो वो कांप उठा। वो तेजा की आवाज सुनकर ही बता सकता था कि तेजा ने मरने का मन बना लिया था। वो तपन के आगे झुकने को तैयार नहीं था, पर मरने को तैयार था, जिसे सुनकर ध्रुव दहाड़ उठा। तपन, उसे छोड़ दो। ध्रुव गुस्से में दहाड़ रहा था, पर तपन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने ध्रुव को इज्जत देते हुए कहा, मिस्टर गिल, मेरा बच्चा मरा है। एक बाप से पूछा अपने बच्चे की अर्थी को उठाने का दर्द। मैं तेजा को नहीं छोड़ता, पर क्योंकि ये आपका दोस्त निकला तो मैं आपसे बहुत ज्यादा नहीं मांगता।
मैं बस आपसे इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस में कपूर फैमिली का ध्यान रखने के लिए कह रहा हूँ। आपको हमारा सहयोग करना होगा। हम भविष्य में एक दूसरे के काम आ सकते हैं। तपन माहिर खिलाड़ी था। वो पिंटू की मौत पर भी फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। वो दिखाना चाहता था कि वो अपने बच्चे की मौत का बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है। जाहिर था कि ध्रुव को उसकी चाल पर विश्वास नहीं हो रहा था।